हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @BioMed। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मसल में एक्चुअली मूवमेंट कैसे होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में कुछ इस तरह का देखा है। सो मसल मूवमेंट होता कैसे, कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ये होता कैसे, किस वजह से होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी मसल मूवमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, बाइसेप्स दिख रहे हैं, ट्राइसेप्स दिख रहे हैं कि ये एक पुली को ऊपर लेके जा रहे हैं। कैसे ये हो रहा है, देखिए आप देख सकते हैं ये जो मसल फाइबर है, जब हम ये ऊपर की तरफ है तो खिंचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, और जब ये नीचे गया है तो ये रिलैक्स हो गया है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, मसल का मूवमेंट। लेकिन ये हुआ क्यों? ठीक है, मसल्स मूवमेंट जो है वो तभी होंगे जब उन्हें कोई केमिकल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, केमिकल सिग्नल, ठीक है, केमिकल सिग्नल मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ एनी मोटर न्यूरॉन। ठीक है, कोई मोटर न्यूरॉन जो है वो कोई केमिकल सिग्नल भेजेगा मसल को, तो ही तो वो मूव करेंगे कि हाँ उनको किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देना है, तब वो मूव करेंगे। मोटर न्यूरॉन ये सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल जो है वो तब बनाते हैं जब वो मसल के साथ एक यूनिट बना चुके हो, यानी मोटर यूनिट बना चुके हो। ठीक है, अब ये जो मोटर यूनिट है वो कुछ इस तरह की होती है कि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि केमिकल सिग्नल जो है भेजना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, और वो कनेक्टेड होते हैं मसल टिश्यू से। ठीक है, मसल फाइबर से या मसल बंडल से कनेक्ट होते हैं। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये जो गैप एरिया है मसल और न्यूरॉन के बीच में, ठीक है, दिस न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड दिस मोटर ऑर्गन, यानी जिसको फाइनली किसी चीज का रिस्पॉन्स करना हो, दिस इज मोटर न्यूरॉन, दिस इज मोटर ऑर्गन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट बनाते हैं। अब ये जो स्पेस है ना बीच में, इन दोनों के बीच में, इसको हम कहते हैं गैप और जंक्शन। दिस गैप और दिस जंक्शन बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ मसल इज ऑल्सो नोन एज न्यूरो मस्कुलर एंड दिस जंक्शन। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसी गैप के बीच में न्यूरॉन जो है वो अपने इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को केमिकली ट्रांसमिट करते हैं। और केमिकल सिग्नल कौन सा होता है, अगर इस तरह की वॉलेंटरी मूवमेंट करनी हो तो एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। कुछ मूवमेंट जो होती है बहुत फास्ट नहीं करनी होती, कुछ मूवमेंट जो आपको रेगुलर मूवमेंट करनी होती है तो एसिटाइल कोलिन। कुछ मूवमेंट बहुत फास्ट चाहिए होती है तो उसके लिए एक और केमिकल सिग्नल होता है, ऐसा हमने एक बार डिस्कस भी किया था। तो जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन है, उसमें आपको बहुत जल्दी मूवमेंट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मसल्स को कैसा होना चाहिए, मसल्स को होना चाहिए एकदम फास्टली एक्ट करने वाला, दिस इज फास्ट ट्विच टाइप। ठीक है, तो उसके अंदर होता है एपाइनेफ्राइन, केमिकल सिग्नल बदल जाता है, एपाइनेफ्राइन होता है। ठीक है, या एड्रेनलिन भी हम इसको बोलते हैं, ये होते हैं। अगर हमें नॉर्मल एक्शन करना है तो कैसा केमिकल सिग्नल होगा, एसिटाइलकोलिन। भाई नॉर्मल एक्शन करना है, जो मूवमेंट है मसल की वो स्लो रहेगी, स्लो ट्विच। ठीक है, वो थकाएगी भी नहीं आपको, स्लो ट्विच रहेगी। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि मसल दो अलग अलग तरह की कौन सी होती है। मैंने भी आपको एक केमिकल सिग्नल बता दिया, वो दो अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि अगर रिफ्लेक्स एक्शन है, जल्दी एक्शन करवाना है, तो न्यूरॉन जो है वो इस तरह का केमिकल रिलीज करेंगे। अदरवाइज वो ये वाला केमिकल यानी एसिटाइलकोलिन रिलीज करेंगे नॉर्मल मसल मूवमेंट के लिए। अभी हम सिर्फ नॉर्मल मसल मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये केमिकल रिलीज हुआ, ठीक है, न्यूरॉन्स ने अपना काम कर दिया, मोटर न्यूरॉन्स ने, उन्होंने इस केमिकल को दे दिया। जैसे ही केमिकल रिलीज हुआ, ये केमिकल सिग्नल जाएगा, एसिटाइलकोलिन कहाँ जाएगा, ये जाएगा मसल फाइबर में। मसल फाइबर इज एक्चुअली अ सेल ऑफ अ मसल। ठीक है, मसल फाइबर मसल का क्या है, सेल है। सेल होगा तो उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं ना, वैसे ही सार्कोलेमा। उसके अंदर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी, जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली, दे डू नॉट हैव, दे आर स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर नॉट स्मूथ नहीं होते ये। ठीक है, और ये रिलीज करते हैं कैल्शियम आयन।
ओके। सो ये एक्शन जो है, केमिकल सिग्नल जो है, जैसे ही सार्कोलेमा के अंदर एंटर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इस मसल फाइबर के सेल के अंदर एंटर करता है, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम आयन सिक्रीट करने के लिए बोल देता है। अब इससे क्या होता है, जो इसके अंदर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आपके बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफिब्रिल्स है ना, इसके अंदर बैंड जो है एक्टिन के और मायोसिन के, वहां पर कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जो चेंजेस होने शुरू होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो अगर कोई फंक्शन करना होगा तो न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन जो है, वो केमिकल सिग्नल मसल को भेजेगा। वो केमिकल सिग्नल अगर रिफ्लेक्स एक्शन है तो वो आपका एफाइनफ्राइन या एड्रेनालिन होगा। अगर वो नॉर्मल फंक्शन है, वॉलंटरी एक्शन है, तो एसिटाइलकोलिन होगा। फिर वो मसल सेल के अंदर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा भाई कैल्शियम रिलीज करिए। कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होने से क्या होता है, वो कैसे फर्क डालता है यहाँ पर। अब मैं एक और चीज़ यहीं डिस्कस कर लूँ। इसी के अंदर पैरेलली अरेंज, यानी सेल के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज डिस्टिंक्टिव क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अब एक बार मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो हमने पहले भी एक बार एक वीडियो में डिस्कस किया है, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर मसल मूवमेंट पाएंगे। दिस इज द मायोफिब्रिल। ठीक है, ये एक बड़ा करके, वैसे इसका साइज, इसका डायमीटर कुछ माइक्रोमीटर ही होता है। तो ये जो मायोफिब्रिल है, इसमें आप देख सकते हैं अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है। इसी वजह से जो मसल है वो स्ट्रेटेड दिखती है। ठीक है, स्ट्रेटेड दिखती है ना मसल, ऐसा लगता है ना बैंड्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि जूम करके तो सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी है, लेकिन वैसे नहीं दिखता। ठीक है, तो ये बहुत थिन फाइबर होता है, लाइट फाइबर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिन फाइबर। ठीक है, ये एक्टिन होता है, और ये जो होता है ये होता है आपका मायोसिन। ठीक है, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन को ही हम आइसोट्रोपिक भी कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, इसीलिए इसको आई बैंड भी कहते हैं। और जो मायोसिन है उसको हम एनाइसोट्रोपिक कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक, और इसीलिए इसका नाम ए बैंड है। ठीक है, ये बातें भी हमने पहले डिस्कस करी। अब देखो इन्होंने जूम कर दिया इसको, सार्कोमेर क्या होता है। ठीक है, मायोफिब्रिल का वो हिस्सा जो कि फंक्शनल है, यानी जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जैसे एक हिस्से में एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेर कहते हैं। अब देखिए, एक्टिन केवल इस तरह से अल्टरनेट नहीं है कि यहाँ एक एक्टिन आया, एक एक्टिन के बैंड रहे, फिर मायोसिन आए, फिर एक्टिन आए, फिर मायोसिन, सिर्फ इसलिए इस तरह से नहीं है, बट हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग में भी एक दूसरे से क्या अल्टरनेट है। देखिए, ऊपर एक्टिन है, फिर नीचे मायोसिन का बैंड है, फिर एक्टिन है, फिर नीचे मायोसिन का बैंड है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन का बैंड है, इस तरह से हो रहा है ना। ये डार्क ब्लू और पिंक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एक्टिन थिन फिलामेंट है जो कि फैमिली अरेंज है एक साथ। जैसे देखिए, यहाँ पर एक एक्टिन का बैंड, यहाँ से आपके दो एक्टिन के बैंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं ना, ये जो एरिया है, यहाँ से दूसरे एक्टिन के बैंड भी आपस में जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए। दिस जिगजैग लाइन इज नोन एज जेड लाइन। ठीक है, दिस जिगजैग लाइन बिटवीन टू एडजेसेंट एक्टिन फिलामेंट इज नोन एज जेड लाइन। ये जिगजैग लाइन जो है ना एडजेसेंट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट में, क्योंकि ये भी आपके एक्टिन फिलामेंट है जो दूसरे सार्कोमेर को जोड़ रहे हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये जिगजैग लाइन है, इसको हम जेड लाइन बोलते हैं, जो कि दो एडजेसेंट एक्टिन फिलामेंट को जोड़ती है। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये एरिया क्या है, मायोसिन का है पूरा। मायोसिन में भी एक बीच में एक थिन लाइन है, यहाँ पे कह सकते हैं ये एम लाइन है, थिक लाइन है, एम लाइन है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लाइन है, इसे हम एम लाइन बोलते हैं। ये देखिए, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट आपस में अल्टरनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा एरिया ज़रूर है जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट जो है वो आपका ओवरलैप्ड नहीं है बाय द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एच जोन, एंड दिस इज ऑफ मोर वर्क इन दिस कॉन्ट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा काम अब मैं इसका ही बताऊंगी, क्योंकि कैसे बताऊंगी, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, देखिए ये एरिया जो है, जब ये दोनों लाइट बैंड पूरे के पूरे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया, ये एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का हिस्सा, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच के हिस्से को ही हम सार्कोमेर कहते हैं। देखिए, ये बता भी रखा है ना, जेड लाइन से जेड लाइन, दिस इज फंक्शनल। देन अनदर जेड लाइन टू जेड लाइन इज ऑल्सो सार्कोमेर। ऐसे बहुत सारे सार्कोमेरिक रीजन है। एक सार्कोमेर में जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दो एक्टिन फिलामेंट आपके जो एक के बाद एक कंजिक्यूटिव एक्टिन फिलामेंट है वो ओवरलैप कर लेंगे कंप्लीटली मायोसिन पे। इससे क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट छोटे हो जाएंगे, आई बैंड छोटा हो जाएगा, बट ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जितनी लेंथ थी उतनी रहेगी। ठीक है, जब इनकी लेंथ छोटी होगी तो सार्कोमेर की भी तो छोटी होगी,
ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये कैसे होता है, ये होता है बाय दी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, क्या है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? फिलामेंट थ्योरी क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट पे स्लाइड करने लगे। एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड करने लगे, पर कैसे करेगा भाई? एक्टिन फिलामेंट को कहीं ना कहीं बाइंड करना पड़ेगा। तो जब अभी हमने बताया था कि केमिकल सिग्नल की वजह से कैल्शियम आयन ज़्यादा रिलीज होने लगे थे, वो कैल्शियम आयन जो है वो एक्टिन की बाइंडिंग साइट को फ्री करने के लिए आते हैं। ठीक है, एक्टिन पे एक मायोसिन बाइंडिंग साइट है ट्रोपोमाइसिन पे। ठीक है, अब उस ट्रोपोमाइसिन पे ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन है बहुत सारे। उन ट्रोपोनिन को हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन है, ये ट्रोपोमाइसिन ही जाके मायोसिन को बाइंड करेंगे। सो ट्रोपोनिन को मास्क, जो ट्रोपोनिन ने जो इनको मास्क कर रखा है इस बाइंडिंग साइट को, इसको अनमास्क करने के लिए कैल्शियम आयन इस पे आके बाइंड कर लेंगे। जैसे ही ट्रोपोनिन पे कैल्शियम आयन बाइंड होंगे, इनकी अनमास्किंग हो जाएगी, ट्रोपोमाइसिन इज फ्री टू बाइंड विद मायोसिन। ठीक है, बट ये बाइंडिंग जो है इट रिक्वायर्ड एनर्जी। सो मायोसिन जो है उसके वो एक एक्चुअली एक एटीपीएज एंजाइम है। मायोसिन जो है उसका हेड जो है वो एक एटीपीएज एंजाइम है, जो कि हाइड्रोलाइज करेगा एटीपी को टू एडीपी और अब अलाउ करेगा बाइंडिंग ऑफ एक्टिन टू दी मायोसिन। ठीक है, जैसे वो उस पर बाइंड करेगा एक्टिन फिलामेंट, देखिए एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर ये बाइंड हो रहा है ना हेड पे, ये अपनी तरफ इसको खींचने लगेगा और क्या बना देगा, क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज बना हुआ है। अगर हम इसको और भी जूम करके देखना चाहें तो देखिए क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये एक हेड है और ये एक्टिन फिलामेंट है और बीच में नीचे एक्टिन फिलामेंट है, और नीचे मायोसिन फिलामेंट है, ऊपर एक्टिन है, बीच में ये हेड आपको दिख रहा है। तो क्रॉस ब्रिज बना हुआ है। ये आगे आगे आप एक्टिन को अपने ऊपर स्लाइड करते जाएंगे, पुल करते जाएंगे, खींचते रहेंगे और एक्टिन फिलामेंट सारा का सारा कहाँ है, जैसे देखिए अब ये इन्होंने देखिए ये हेड ने पुल कर लिया है ना, तो ये जो रीजन है एक्टिन फिलामेंट का छोटा होता जाएगा। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट सारे कहाँ पे आते जाएंगे, मायोसिन को ओवरलैप करते जाएंगे। जो हमारा एच जोन था ना, जो कि अभी इतना बड़ा था, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी कंप्लीटली वैनिश हो जाता है एच जोन बिल्कुल गायब हो जाता है। ठीक है, ये जो अनओवरलैपिंग रीजन है मायोसिन का, जब ये कंप्लीटली गायब हो जाता है तो इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन स्टेज। ठीक है, अदरवाइज अब मसल रिलैक्स्ड है तो आपको एच जोन भी दिखेगा। यहाँ से आपको समझ आया। अब एक बार स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये समझते, थोड़ा सा जूम करके डायग्राम क्या है। सो की फैक्टर क्या है, कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन जो है वो केमिकल मैसेज की वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होने लगे मसल फाइबर में, और मसल फाइबर्स के अंदर जब कैल्शियम आयन रिलीज हुए तो उन्होंने आसपास के जो मायोफिब्रिल हैं वहाँ पर ही कैल्शियम आयन भेजना शुरू किया। वो जाके बाइंड करेंगे किस पे, ट्रोपोनिन पे, और ट्रोपोनिन जो है वो अनमास्क कर देगा ट्रोपोमाइसिन को। अब ट्रोपोमाइसिन जो है वो बाइंड कर सकता है मायोसिन के हेड से, बट उसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी। तो वो क्या करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइज कर देगा, एडीपी बन जाएगा और ये जुड़ जाएंगे इनसे। जब ये इनसे जुड़ जाएंगे तो ये इस तरह से इसको अपनी तरफ खींचेंगे। जब ये इसको अपनी तरफ से इस तरह से खींचेंगे देन दे फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, दिस इज अ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का मतलब है नीचे आपका मायोसिन फिलामेंट, ऊपर एक्टिन फिलामेंट और बीच में मायोसिन का हेड, दिस इज क्रॉस ब्रिज। अब ये जो क्रॉस ब्रिज है, जैसे ये क्रॉस ब्रिज बना, वो एटीपी दोबारा से जो है यूटिलाइज कर लेंगे एडीपी को दोबारा से यूटिलाइज कर लेंगे और एटीपी दोबारा बना देंगे। ठीक है, ताकि एटीपी जो है वो आपका रिवाइव होता रहे और दोबारा ये प्रोसेस चलती रहे। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट को इस तरह से एक बार आगे लेंगे, फिर पीछे लेंगे, फिर आगे लेंगे, फिर पीछे लेंगे। इससे क्या होगा, इससे मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक बार रिलैक्स करेगी। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में रिलीज होता रहेगा। सार्कोलेमा के जरिए सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आता रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल रिलैक्स। एक्टिन फिलामेंट अगर मायोसिन पे आ रहा है, क्रॉस ब्रिज बन रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, अदरवाइज अगर वो छोड़ रहा है तो रिलैक्सेशन। सो दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब मसल्स जो होती हैं वो आपकी दो अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, एक आपकी होती हैं रेड फाइबर्स, जो मसल होती है, मसल बंडल्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक आपके होते हैं रेड फाइबर्स। ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्या होता है रेड फाइबर्स। एक आपके होते हैं वाइट फाइबर। अब इनकी क्वालिटीज़ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्वालिटीज़ पे क्वेश्चन आता है। रेड फाइबर जो होता है, इट कंटेन मेनी मायोग्लोबिन यूनिट्स।
मायोग्लोबिन यूनिट्स बिल्कुल हीमोग्लोबिन की वजह तरह से ये भी रेड कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है, रेड कलर पिगमेंट कंटेन करते हैं। सो इनके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा है, इनके पास मायोग्लोबिन लेस है, ठीक है। मायोग्लोबिन जो है वो लेस है, यहाँ ज़्यादा है। अब मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन के अंदर जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए फाइबर रेड दिखते हैं। ये मायोग्लोबिन इनके अंदर कम होता है इसलिए वाइट दिखते हैं या पेल दिखते हैं, ये मसल्स दिखती हैं। जो मायोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा ऑक्सीजनिक एक्टिविटी जो है, मायोग्लोबिन जो है वो आपका एक तरह से ऑक्सीजन का व्हीकल है, तो जितना हो सकता है वो उतना ऑक्सीजन को यहाँ लेकर आता है। तो जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर उतने ज़्यादा ऑक्सीजनिक कंडीशन रहेंगी, ठीक है, ऑक्सीजनिक कंडीशंस रहेंगी। और साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो मायोग्लोबिन लेस है तो ऑक्सीजन जो है वो भी कम रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी कम आएगा, क्योंकि ये मायोग्लोबिन किसके व्हीकल हैं, ऑक्सीजन के। सो ऑक्सीजन कम लेकर आएंगे, ऑक्सीजन कम रहेगा तो साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके पास कम होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके वाइट फाइबर्स में कम होते हैं, टू यूज सो दैट दे कैन यूटिलाइज दे, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन सो दे आर नॉट गोइंग टू रेस्पायर, ज़्यादा रेस्पायर नहीं करने वाले, उतना ही रेस्पायर करेंगे जितना ऑक्सीजन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेगा। इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है वो कम होती है, जबकि मायोग्लोबिन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मायोग्लोबिन, जिनमें मायोग्लोबिन कम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा होते हैं, यानी वाइट फाइबर्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होंगे। ये जो रेड फाइबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्लो ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच मसल्स, ठीक है। अब ये स्लो ट्विच क्या है और स्लो ट्विच मसल, ठीक है, और ये वाइट फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज फास्ट ट्विच मसल्स, ठीक है, फास्ट ट्विच मसल्स। अब ये क्या है, ये आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा जान के। देखिए, जब हमें बहुत तेज़ी से काम करना होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन है, वो बहुत तेज़ी से होता है एज कम्पेयर टू द एक्शन विच वी आर डूइंग इन डेली नीड्स, ठीक है। जो भी डे टू डे में अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वहाँ पर आप नॉर्मल स्पीड से काम करते हो, जबकि जब आप कोई रिफ्लेक्स एक्शन करते हो तो आपको बहुत तेज़ी से काम करना होता है, ठीक है। तो जो ये वाइट फाइबर है ये फास्ट ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच मसल के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन लेस है तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। और साथ ही साथ देखिए फास्ट ट्विच है यानी इनको बहुत जल्दी काम करना है, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, इसीलिए ये काम तो बहुत तेज़ी से करते हैं, उसका इफेक्ट जो है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, ठीक है। वर्क जितने फास्ट होगा एक्शन फास्ट होगा, ठीक है, इन फाइबर्स की वजह से एक्शन तो बहुत फास्ट होगा, लेकिन इट विल लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मसल फाइबर जो है एक्शन करेंगे, साथ ही साथ एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे, इसीलिए एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। वो करेंगे क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन लेस है या वाइट फाइबर है, इनके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा है नहीं, व्हीकल ज़्यादा है नहीं, ऑक्सीजन को लाने के लिए एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे, तो इसी वजह से एटीपी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेस एटीपी जनरेट होगा, लेस ऑक्सीजनिक कंडीशन होगी, तो क्या होगा, फटीग होगा। यानी इन मसल से एक्शन जल्दी होता है, कम देर के लिए रहता है, लेकिन उससे क्या होता है, थकान जल्दी हो जाती है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन दैट दे आर डूइंग, और ऐसा होता भी है, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये वाइट मसल फाइबर, ये वाइट मसल फाइबर ज़्यादातर होते हैं बाइसेप्स में, ठीक है, ट्राइसेप्स में, जब आप, और चेस्ट मसल्स में एक्सरसाइज भी हम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं कहीं, तो उसमें भी ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसीलिए जल्दी थकान भी हो जाते हैं क्योंकि एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। अब अगर हम बात करें रेड मसल फाइबर के, तो ये स्लो ट्विच मसल्स होते हैं, तो ये स्लो एक्शन करते हैं, स्लो एक्शन करते हैं, बट ये एक्शन जो है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन चलता है, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये चलता है, इसका लास्टिंग पीरियड काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि इनके पास तो एबेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन है तो ये एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। एरोबिकली रेस्पायर अगर ये कर रहे हैं तो इनके अंदर एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए नो फटीग, थकान नहीं होगी। नॉर्मल एक्शन जो हम काम करते हैं, चलते फिरते हैं, नॉर्मली जो हम करते रहते हैं, उस काम में हमें थकान नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें रेड फाइबर इन्वॉल्व होते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ मायोग्लोबिन, दैट्स वाई दे आर रेड, दैट्स वाई दे हैव ऑक्सीजनिक कंडीशंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स, मसल टिश्यू
क्लास 11 से जो भी है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, और हाउ दी मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव। ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू।